तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे और प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने लिए उन लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं उनके लिए कुछ इक्वेशंस को डिराइव किया। राइट फ्रॉम बिगिनिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इन सभी टॉपिक्स पर हमने बात की। बिल्कुल एक हल्का-फुल्का अगर मैं रिवीजन यहाँ पे कर दूं विद इन अ मोमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है, लेट्स से कि ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ से अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी इसकी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। अब ये प्रोजेक्टाइल अगर कुछ इस तरीके की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी कंप्लीट करता है और दोबारा ग्राउंड पे जाके गिर जाता है, तो वी मे से दैट कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे आ सकता है, दैट इज u cos थीटा। एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है, दैट इज u sin थीटा। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा इतना बाकी रह जाता है, u sin थीटा खत्म हो जाता है। इट मे टेक अ सर्टेन रेंज r, इट मे टेक अ सर्टेन टाइम ऑफ फ्लाइट, जिनके बड़े आसान से फॉर्मूले अगर हम यहाँ पे लिखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ u y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g, और रेंज के लिए हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ u x कंपोनेंट u y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g, जिसमें ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम ux कंपोनेंट कॉल करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और इस कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं uy। रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब हम थीटा एंगल को 45 कर देते हैं, ठीक। और अगर हम वाकई आर मैक्स के लिए कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वो इक्वेशन हो जाती है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। टोटल टाइम इसके हम दो पार्ट्स यूजुअली करते हैं, एक को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट जो लिखा जा सकता है uy डिवाइडेड बाय g, और दूसरे को हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट जिसे हम लिख सकते हैं uy डिवाइडेड बाय g। बोथ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल। इन सभी टॉपिक्स पर हमने अपना डिस्कशन कर लिया है और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हमने सॉर्ट आउट किए। एक और फॉर्मूला मेरे माइंड में आ रहा है जहां पे हम लोग रेंज को लिखते हैं ux कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी बड़ा काम का फॉर्मूला है। तो पिछले 2-3 लेक्चर्स जो हमने कंडक्ट किए उसमें ये सारा डिस्कशन अपना हो चुका है। अलॉन्ग विथ देयर इज अनदर इक्वेशन कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उस पर भी हमने डिस्कशन किया। आज के इस लेक्चर में हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, एक रिमेनिंग जो पैरामीटर हमारा रह गया है उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ जनरल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। So we have in today's class to discuss maximum height। बाकी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, रेंज कितनी दूर जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स भी हमने लिखे। ओके, एक्स और वाई कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली हमने एक इक्वेशन बनाई थी, आपको याद होगा, y इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। इफ यू रिमेंबर, ऐसे ही हमने एक इक्वेशन बनाई थी ना, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आई टोल्ड यू दैट इट इज अ मस्ट रिमेंबर इक्वेशन, जिससे हम कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हुए पूरी रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें रह गया वो है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया जाएगा तो वो अपनी जर्नी के दौरान मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। तो यहां जब हम कहते हैं ना मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब होता है कि किसी गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है, ग्राउंड से जो भी ज्यादा से ज्यादा हाइट वो अटेन कर सकता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, एंड यूजुअली वी जस्ट कॉल इट एज कैपिटल एच। समटाइम्स कुछ बुक्स में एच मैक्स भी लिखा हुआ मिलता है।
अब इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। मैक्सिमम हाइट का मतलब बच्चे ऐसे सोचते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि मैक्सिमम मतलब सभी प्रोजेक्टाइल की हाइट्स में सबसे ज्यादा हाइट। ये ऐसा नहीं है। मैक्सिमम हाइट, ये जब वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी एक ही प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी अपनी खुद की एक सिंगल जर्नी के लिए ग्राउंड से जब वो सबसे ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाली पोजीशन अटेन कर लेता है तो उस पोजीशन को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अब देखिए यहां भी ये ग्राउंड से ऊपर है, लेकिन इसके मुकाबले में थोड़ा सा नीचे। यहां पर भी ये ग्राउंड से ऊपर है, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचेगा तो यहां भी ये ग्राउंड से ऊपर होगा, बट ये मैक्सिमम नहीं हो सकता। गिवन प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी में जब मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम ग्राउंड अटेन कर लेता है तो उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स को आपके सामने बना के बताता हूं। लेट्स से कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, लाइक दिस, इस तरीके से फायर किया गया। ये दूसरा प्रोजेक्टाइल है, लेट्स से ये इस तरीके से फायर किया गया एंड देन फाइनली इट फॉल्स डाउन। और यहाँ पर एक और तीसरा प्रोजेक्टाइल भी हम कंसिडरेशन में लाते हैं। फॉर एग्जांपल ये तीसरा प्रोजेक्टाइल है जो कुछ इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल। ओके, अब इन तीनों प्रोजेक्टाइल्स में हर एक की अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट है। जैसे इसकी मैक्सिमम हाइट ये है, इसकी मैक्सिमम हाइट ये है और इसकी मैक्सिमम हाइट ये है। बात समझ आई? जब हम मैक्सिमम हाइट ये वर्ड बोल रहे होंगे तो वी आर नॉट कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स। हम अलग अलग प्रोजेक्टाइल को कंपेयर करके तीनों में ज्यादा कौन, ये नहीं बोल रहे हैं। जब हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं तो किसी गिवन प्रोजेक्टाइल का अपना खुद का मैक्सिमम जो होगा वो होगा। बात समझ आई? यस सर। तो हर प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट को जरूर अटेन करेगा, भले वो 1 मीटर हो, ये 10 मीटर हो और ये 100 मीटर हो। तो इस प्रोजेक्टाइल का 1 मीटर इसका अपना मैक्सिमम है, इस प्रोजेक्टाइल का 10 मीटर इसका अपना मैक्सिमम है और इस प्रोजेक्टाइल का 100 मीटर इसका अपना मैक्सिमम है। तो मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि जब हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं तो वी आर नॉट कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स, रादर हम किसी एक सिंगल प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट रीच, ग्राउंड से सबसे ज्यादा जब वो ऊपर गया था, उस चीज को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू derive a suitable equation for it. मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैं एक सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज करता हूं, वेयर आई एम राइटिंग द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इसका स्क्वायर, देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो मैंने एक सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई की, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah या as, व्हाटएवर यू वांट टू से। बट हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई एक्सेलरेशन नहीं रखता है, हॉरिजॉन्टली देयर इज नो एक्सेलरेशन। और जब हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख रहे होंगे तो इसमें तो एक्सेलरेशन आता है, which डायरेक्टली मींस दैट कि हमें वर्टिकल लेवल पर इस इक्वेशन को लिखना है। आप सोचिए बच्चों, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी शुरू करता है यहां से, इस जगह से ही अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, तो इसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सोच के बताएं। u sin थीटा। वेरी गुड। u इसकी sin थीटा। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, तो अब इसका स्क्वायर है इसलिए मैं लिख रहा हूं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फिर आप मुझे ये बताएं कि जब ये अपने मैक्सिमम हाइट यानी कि यहां पहुंचता है तो इसकी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? u cos थीटा। आपने शायद सुना नहीं, मैंने वर्ड वर्टिकल बोला। 0 जीरो हो जाती है, बिल्कुल सही। इनफैक्ट ये बहुत क्लियरली मैं आपको समझा चुका हूं कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसकी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट की जगह पर 0 मानी जाएगी। जब शुरू किया था तो u sin थीटा थी और जब यहां पहुंचा तो वर्टिकल कुछ नहीं है, जो भी बचा सब हॉरिजॉन्टल बचा। वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई, अब ये और ऊपर नहीं जा सकता, तभी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। समझ आई बात? ये सिर्फ अब आगे जा रहा है, ऊपर नहीं जा सकता, अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया और उड़ नहीं सकता, तो उड़ाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उड़ाने वाली वेलोसिटी u sin थीटा थी, तो यहां पहुंचने पर u sin थीटा जो है वो खत्म हो जाता है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्लियर हो गई बात? यस यस सर।
-2। यू मे आइडेंटिफाई दैट कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फाइनली ये h, ग्राउंड से इसका ज्यादा से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जब यहां था तो ग्राउंड पर था, जब यहां पहुंचा तो ग्राउंड से कितना ऊपर गया ये h, तो डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा h। अब बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है तो हमें मिलेगा u² sin² थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ gh, माइनस साइन मैंने एडजस्ट कर ली, तो मुझे फाइनली इक्वेशन मिल रही है h इज इक्वल टू u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हो गया अपना फाइनल और एंड फॉर्मूला, लास्ट का फॉर्मूला अबाउट मैक्सिमम हाइट। बस इतना छोटा सा डेरिवेशन है इसका। हम चाहें तो इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू वाई कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पे y कंपोनेंट क्यों लिखा, क्योंकि u साइन थीटा है, u साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये सारा खेल y कंपोनेंट पर चलता है। मैक्सिमम हाइट जो है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट से सारा इक्वेशन बनेगा, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ये जो स्टैंडर्ड और शॉर्टकट फॉर्मूले में आपको बता रहा हूं आप इन्हें याद रखेंगे, बिकॉज इन्हें याद रखने पर ही हम न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका रिलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। अब आइए एक छोटे से क्वेश्चन को पहले मैं आपके सामने रखता हूं, उसे सॉर्ट आउट करें फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कि एक प्रोजेक्टाइल फायर हो गया कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। आपने फौरन ही बताना है मुझे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, आपने ये भी बताना है कि इसका रेंज क्या है, और आपने ये भी बताना है कि ये अपनी जर्नी में मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा। ये तीनों पैरामीटर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप समझ सकते हैं अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 100 cos 37। cos 37 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 4/5, ठीक है। तो पता चला ये वाला कंपोनेंट अपना कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 37। sin 37 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 3/5। 3/5 के हिसाब से ये वाला कंपोनेंट अपना क्या हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। सही निकाली मैंने वैल्यूज ही। दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट दी एक्स कंपोनेंट। ये कंपोनेंट जो है ये एक्स कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट हमने अभी अभी बनाया ये वाला वाई कंपोनेंट है। अब सोचें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2 y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। सही है, 2 y कंपोनेंट कितना है 60 डिवाइडेड बाय g कितना है 10। टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ गया 12 सेकेंड। करेक्ट है आंसर ये? Yes, sir. ओके। अब हमें रेंज निकालना है। if you really want to get range तो आंसर आप ऐसे लिखें, x कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हालांकि इसका ये दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, बट द मोस्ट सिंपल फॉर्मूला इज दिस। अब x कंपोनेंट कितना है इसका, बोले जरा तेजी से। 60. 80 x कंपोनेंट 80 cos 37 4/5, करेक्ट है ना। इनटू Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 12। फटाफट कैलकुलेट करें, r कितना हो गया 960 मीटर, बिल्कुल सही। तो ये प्रोजेक्टाइल 960 मीटर दूर जाके गिरेगा। तीसरा और आखिरी हिस्सा इसका Hmax निकालना है। अगर आप Hmax का अभी अभी डिराइव किया गया फॉर्मूला देखेंगे तो uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, भूले नहीं, ये u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g, u² sin² थीटा मतलब ये u sin थीटा इज नथिंग बट अ y कंपोनेंट। सो h का कैलकुलेशन अपना रिजल्ट करेगा 60 का स्क्वायर विच मींस 60 into 60 डिवाइडेड बाय 2 into g, g का वैल्यू है 10।
ये 0 और ये 0 काट दिया, ये 2 और ये 3। एच मैक्स का आंसर अगर मैं निकालता हूं तो आंसर आता है 180 मीटर। तो अपनी पूरी जर्नी के दौरान ये जो प्रोजेक्टाइल है ये 180 मीटर इतना ऊपर जाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, माइक ऑफ रखें प्लीज। माइक ऑफ रखें। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, प्लीज माइक ऑफ रखें। कलवल, ओके। सो दीज आर द आंसर। आप इसको इतना सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ही एग्जांपल में ना एकदम हल्का फुल्का रिवीजन करा दिया कि कैसे चीजें हैंडल की जा सकती हैं। ओके, नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सर्टन रिलेशंस। और कुछ रिलेशंस बनाने में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं। जैसे मैक्सिमम हाइट, ये तो हमने निकाल लिया। अब क्या कोई ऐसा एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाया जा सकता है जिससे हम हाइट और रेंज को रिलेट कर सकें? ठीक है भाई, इतनी हाइट होगी तो इतना आगे जाएगा, या इतना आगे जा रहा है तो इतनी हाइट ही अटेंड करेगा। क्या कोई इस तरीके का रिलेशन हम बना सकते हैं? तो यस, ऐसा पॉसिबल है। एक छोटे से डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं। आइए, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जो आपको पता है कि जो रेंज का फॉर्मूला है वो है 2 टाइम्स ऑफ u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, है ना? 2ux uy बाय g। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, अब मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। करेक्ट है। अब एक छोटा सा काम करें कि इन दोनों का रेशियो ले लें आप। जस्ट टेक अ रेशियो ऑफ h by r और r by h, whatever you want to say. Let's take a ratio of h by r. चलो h by r का रेशियो ले लेते हैं। अब h यानी कि ये पूरी इक्वेशन मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। सो ये पूरी इक्वेशन हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और r की पूरी इक्वेशन देखें 2u, then we have cos theta and then we have sin theta u sin theta divided by this g। अब जितने फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल करें। जैसे ये पूरा u स्क्वायर, इधर का u और इधर का u स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल होगा। ये g और ये g भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन थीटा पूरा और यहां से साइन की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बच्चों अगर आप इसे केयरफुली देखते हैं तो आपको मिल रहा है h बाई आर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बच गया साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये जो 2 है ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड देन इट विल बिकम 4, और यहां लेफ्ट आउट हो गया cos थीटा। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. नाउ थिंक ऑन इट, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा। Tan theta. tan थीटा। सो h by r is equal to tan theta upon 4. Getting it? h by r is equal to tan theta upon 4. Getting it? Yes, sir. Now what can be written for h? h के लिए क्या लिख सकते हैं? तो h के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, Tan theta. r tan theta upon 4। ये h का रिलेशन हो गया। अब इसी रिलेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करें और r के लिए लिखें, तो r के लिए आप क्या लिखेंगे? 4h h into 4 upon tan थीटा। पर सोचे अगर मैं ये tan थीटा यहां से हटाना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू टेक 1 by tan थीटा, 1 by tan थीटा यानी कि tan का इनवर्स फंक्शन लेंगे तो क्या होगा? cot थीटा हो जाएगा ना। What? तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 4h cot थीटा। ये भी तरीका है। दिस इज ऑल्सो अप्रोच टू राइट। तो ये सब इंटरनल रिलेशंस हैं, आप अपने हिसाब से इसको जैसे चाहें फॉर h और फॉर r
इन टर्म्स ऑफ tan, इन टर्म्स ऑफ cot अरेंज करते जाएं, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, अक्सर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। आप सोचें बच्चों कि अगर इस इक्वेशन में हम एक कंडीशन लगाते हैं फॉर r max मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज ना ये एक स्पेशल सिचुएशन है, ये कभी भी नहीं होगी। आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जब थ्रो किया जाता है तो उसकी रेंज मैक्सिमम हो सकती है ओनली इफ द प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज इक्वल टू, यस कैन यू टेल मी द आंसर? 45. 45 वेरी गुड, द प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45। तो बच्चों अगर हम आर मैक्स कंसिडर करते हैं कि भाई हम 45 डिग्री से फेंकने वाले हैं, तो थीटा 45 होने पर हम जानेंगे कि cot ऑफ 45 दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। cot 45 1 हो जाता है बिकॉज tan 45 1 है, तो उसका इनवर्स cot 45 वो भी 1 हो जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन हम नोटिस करेंगे कि आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज विल बिकम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 4 टाइम्स ऑफ हाइट मतलब अगर हाइट 20 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो रेंज जो है वो 80 मीटर हो जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हैं ना व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. ओके, जैसे इस क्वेश्चन को देखें आप, ये क्वेश्चन तो अपनी टेक्स्ट बुक में भी है, मतलब बड़ा सिंपल सा वही बात है जो अभी मैंने आपको की। अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक आदमी जो ऊपर जो फेंक सकता है ना वो 20 मीटर इतना फेंक सकता है। फाइंड इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फिर उसी दौरान उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो सकती है? अब इसको इस सेंस में 45 लेना degree. है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्शन वो एक ही बार फेंकेगा, तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, मतलब वर्टिकली फेंक के भी हम ऐसे ऊपर फेंक सकते हैं, वो बात और है, दैट्स डिफरेंट इशू। वैसे नहीं सोचना, इसमें ऐसे सोचेंगे कि एक आदमी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर देता है तो वो अपनी जर्नी में मैक्सिमम 20 मीटर ऊपर जा सकता है, तो फिर वो मैक्सिमम कितना आगे जाएगा? तो आंसर बड़ा सिंपल है, यही रहा फॉर्मूला अपना। तो क्या लिखें? 80. तो आर मैक्स इज इक्वल टू 40 इंटू हम यहाँ लगाएंगे 20, वो आंसर हो जाएगा 80 मीटर। सो ये इंटर रिलेटेड कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। ओके, so that way, so this is how we can relate the conditions of height with range. अब एक और चीज होती है, देखो वैसे तो हमारे पास यहाँ 3 चीजें हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है और हाइट है। तो अभी मैंने क्या किया, हाइट और रेंज को रिलेट किया। नाउ लेट्स ट्राई टू रिलेट हाइट एंड टाइम। ठीक है, हाइट और टाइम में क्या रिलेशन बन सकता है? लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। और ये भी फिर काम का एक रिलेशन बनेगा हमारे लिए, बिकॉज अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाता है तो हम उस डेटा का इस्तेमाल करके इमीडिएटली मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम हाइट हमें पता है तो उस डेटा का यूज करके हम सीधा सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। अब आपको याद होगा कि किसी गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, जबकि मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक, now if you just modify this particular equation for u sin theta, rearrange this equation for u sin theta, तो I may get t g divided by 2। ठीक है, and if we rearrange the second equation of height for u square sin square theta, तो we may get 2g and then h। ठीक, now squaring this equation, इस equation को स्क्वायर करते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा u square sin square theta is equal to t square g square divided by 4। अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे सामने बन रही हैं ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों रिलेशंस को जरा कंपेयर करें। आप अगर नोटिस करते हैं तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो
सेम है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, यू स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पे भी। सो राइट हैंड साइड को फिर इनके हम इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, रीराइट करते हैं। तो हम क्या लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे टी स्क्वायर एंड देन जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, ये हो गया 2g एंड देन h। सिर्फ यहां से ये g की एक पावर कटेगी ऐसे, और आपको आंसर मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। करेक्ट हो गया। या आप इस इक्वेशन को हाइट के लिए रीअरेंज करें, आप लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 8। ये भी करेक्ट हो गया। आइदर वे, जैसा हमें सुटेबल लगे, जैसा हमें यूजफुल लगे, हम वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको टाइम बता दूं तो आप हाइट निकाल सकते हैं, और अगर मैं आपको हाइट बता दूं तो आप करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes. अब इस सीक्वेंस में मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो अलग अलग हाइट्स अगर हमारे पास हैं, 2 डिफरेंट हाइट्स, ओके, तो क्या हम उनकी रेंज और हाइट में किसी किस्म का कंपैरिजन कर सकते हैं? आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देयर आर 2 प्रोजेक्टाइल्स सच दैट के देयर रेंज इज सेम बट डिफरेंट हाइट्स। ऐसे हो सकता है। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक कंसेप्ट हमने अप्लाई किया था। जैसे मान लें कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये ऐसे जाके यहां गिर जाता है, और एक दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है वो काफी ऊपर वाली हाइट अटेंड करता है और गिरता वहीं है, तो रेंज दोनों के लिए सेम है। ऐसा हो सकता है ना बच्चों? ऑब्वियस बात है, इसमें एक एंगल अगर थीटा है तो जो दूसरा एंगल मुझे यहां निकालना होगा वो क्या है? 90 minus 6. 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम हो जाता है। सो वी हैव 2 प्रोजेक्टाइल्स जिनकी रेंज सेम है। सेम रेंज का सीधा सा मतलब यही हुआ कि एक को हमने थीटा से थ्रो किया है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और दूसरे का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 90 माइनस थीटा है। अब इनकी हाइट्स अलग अलग हैं, ऑब्वियस बात है हाइट्स अलग अलग होंगी। सो इट डू हैव हाइट h1 एंड द अनदर वन इज हैविंग एन हाइट h2। तो फिर अब ये पूछ रहा है कि भाई रिलेशन फाइंड आउट करें, ओके, h1 h2, और आगे बढ़ के क्वेश्चन में यही कंटिन्यू करना है कि रेंज में हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली तो बात ये कि अगर आप रेंज लिखना चाहें यहां पे, तो आप लिख सकते हैं कॉमन रेंज। अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे तो आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैं अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करता जा रहा हूं इंटेंशनली, है ना? कैन आई राइट सच रेंज हियर? यस नो? Yes, sir. आप सोचे बच्चों कि अगर हम पहले प्रोजेक्टाइल की बात करें जिसकी हाइट h1 है, तो उसकी जो अपनी मैक्सिमम हाइट, लेट्स से कि ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है h1, अगर हम उसे लिखें तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जबकि अगर हम दूसरे प्रोजेक्टाइल की हाइट लिखना चाहें जो कि इतनी ज्यादा हाइट है h2, तो इसके लिए मुझे आंसर लिखना होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। आपने नोटिस किया मैंने क्या फर्क किया यहां पे? एक प्रोजेक्टाइल का करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने थीटा ले लिया और दूसरे का एंगल मैंने ले लिया 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल्स के लिए रेंज सेम है लेकिन हाइट्स अलग अलग हैं। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब ये जो h2 है, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा बच्चों? ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। इट विल बिकम कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा विल टर्न आउट टू बी कॉस थीटा, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिखा आपने, डिवाइडेड बाई 2g। तो अब आपके पास एक जो हाइट का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से आ गया,
और दूसरी जो हाइट का रिप्रेजेंटेशन आपके पास है वो इस तरीके से आ गया। यू गॉट टू डिफरेंट रिजल्ट्स हियर। एक छोटा सा काम करें आप यहां पे कि इन दोनों हाइट्स को मल्टीप्लाई कर लें, h1 इंटू h2, तो हमें क्या मिलेगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4, 2 into 2 will become 4, and then this will be g square. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करते हैं बच्चों, हल्का सा रीअरेंजमेंट करते हैं। ये h1 h2 तो जूं का तू रखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। We'll make a multiplication in the numerator and denominator by 4. So this will become 4 u square sin square theta u square cos square theta divided by 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये बन जाएगा 16 g square. आई होप आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं। Yes, sir. Yes. अब थोड़ा और रीअरेंजमेंट करें। h1 h2 is equal to 1/16 को जो है ना ये अलग कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और बहुत ध्यान से देखें। 2u sin थीटा u cos थीटा डिवाइडेड बाय g, और इस पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर करते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहां 4 आया। ये u sin थीटा का स्क्वायर, ये u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये u cos थीटा का स्क्वायर, इसलिए ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये g का स्क्वायर, तो ये g का स्क्वायर। मैंने इन जनरल सबको एक कॉमन स्क्वायर दे दिया। नोटिस किया बच्चों आपने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब Yes, आप sir. मुझे ये बताएं कि जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ना वो क्या है? Range. वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो ब्रैकेट में टर्मिनोलॉजी हमको मिल रही है, जो एक्सप्रेशन हमको मिल रही है, ये कुछ और नहीं, ये तो रेंज है। सो h1 h2 द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/16 इनटू, अगर आप नोटिस करें तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये तो रेंज है, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसलिए r स्क्वायर हो गया। सो नाउ कैन वी राइट r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ h1 h2? Yes, we can. Yes, sir. Therefore, finally this r is equal to 16 का स्क्वायर हो गया 4, और h1 h2 का प्रोडक्ट हो गया अंडर रूट में h1 h2। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है एज ए एमसीक्यू, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में रेंज और जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगी उनमें क्या रिलेशन है। सो दिस रिलेशन वी मे एस्टैब्लिश हियर। ओके, आगे बच्चों Yes, बात sir. समझिए। Yes, sir. ये कुछ चीजें हैं जो हमें ओवरऑल लेवल पर एक जनरल प्रोजेक्टाइल को समझते हुए डिस्कस करनी थी। अब आइए कुछ रैंडम न्यूमेरिकल्स के साथ हम शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो मैं रैंडमली पिक करूंगा। सभी तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करूंगा मैं। आई विल ट्राई टू कीप थिंग्स more related to the formulas which we have derived. Let's begin with one simple question. एक बड़े आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखें आप अपना कितना दिमाग चलाते हैं। क्वेश्चन मैं रैंडमली पिक कर रहा हूं, तो सीक्वेंस नहीं आएगा क्वेश्चंस का, मैं रैंडमली ले रहा हूं इसको। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर फिगर में एक फुटबॉल के पाथ को बताया गया है, ठीक है। रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, हाईएस्ट फर्स्ट, मतलब सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो पहले आना चाहिए और फिर बाद में बाकी धीरे 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 कम। आप अगर नोटिस करते हैं तो इन सभी पाथ के लिए हाइट सेम है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाइट सेम रहने का क्या मतलब है? हाइट सेम रहने का सीधा सा मतलब ये है कि इन सबके वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। क्योंकि देखिए प्रोजेक्टाइल के दो कंपोनेंट दोनों अपना अपना काम करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बस प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाने का काम करता है,
और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसे ऊपर उठाने का काम करता है। अगर सभी के सभी प्रोजेक्टाइल 1 2 3 4 दे रीच द सेम हाइट, सब के सब एक ही हाइट अटेन करते हैं, तो इसका मतलब इनका वर्टिकल कंपोनेंट सभी का सेम होना चाहिए। क्या कहते हो बेटा? यस सर। आप जानते हो इनके वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहने का कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो बच्चों इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा और इनकी मैक्सिमम हाइट सेम होगी। क्योंकि आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो जनरल फॉर्मूला हम बनाते हैं वो है 2 टाइम्स ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला बनाते हैं हम वो है 2y स्क्वायर, यानी कि y कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये दोनों चीजें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करती हैं। तो यहां देखकर हमें पता चल रहा है कि इन सब के वर्टिकल कंपोनेंट कैसे हैं। यस, सेम इक्वल हैं, सेम हैं, क्योंकि सभी के सभी एक ही हाइट पर गए। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल ऑफ देम हैव सेम मैक्सिमम हाइट। बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हाइट एंड फ्लाइट, द क्वेश्चन इज अबाउट रेंज। तो बच्चों आपको याद होगा कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है अपने जनरल फॉर्मेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ux इनटू टाइम, है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? यस सर अब देखिए सभी के सभी प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम तो सेम है, ये तो साबित हो चुका है कि टाइम सेम हो गया। तो जिसकी रेंज ज्यादा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है कि नहीं? क्योंकि टाइम तो सेम है सबके Yes, लिए, sir. जो सबसे ज्यादा आगे जाके गिरा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही ज्यादा। तो कौन सबसे ज्यादा आगे जाके गिरा? 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका है? 4 का, फिर उसके बाद 3 का है, फिर उसके बाद 2 का है, फिर उसके बाद 1 का है। तो ये ऑर्डर हमें कहां, कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है? डी ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ना? कंसेप्चुअल बात है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें कंसेप्ट पूरा ढंग से क्लियर करना होगा, तभी हम फिर उस क्वेश्चन को प्रॉपरली वर्कआउट कर पाएंगे। आइए एक और इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, इसमें अपना आंसर देने की कोशिश करें। कुछ ट्रेजेक्टरीज हमें बताई गई हैं 1, 2 एंड 3। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसका टाइम सेम, अलग, ज्यादा, कम, कैसा? तो बच्चों 1 और 2 की हाइट कैसी आ गई? Same. सेम। हाइट सेम आने का मतलब इनका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा आया? Same. Equal. सेम, इक्वल। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल का मतलब टाइम इक्वल। टाइम डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट में, ये देखें। मतलब फर्स्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट और सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होना चाहिए? Equal. इक्वल होना चाहिए, इक्वल Height. होना चाहिए। तो ये बात तो तय हो गया। अच्छा, हाइट भी इक्वल है। हाइट इक्वल होने से हमने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल, और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होने से हमने बोला कि टाइम इक्वल। रिलेट कर पा रहे हो ना? Yes. अब T1 इज इक्वल टू T2 ये तो सब तरफ दिख रहा है। हाँ, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये T1 इज इक्वल टू T3 बोल रहा है, ये T1 इज इक्वल टू T3 बोल रहा है, लेकिन हमें तो साबित हुआ कि T1 इज इक्वल टू T2। तो ऑप्शन बी या डी आ सकता है। लेकिन अब थर्ड वाले के बारे में सोचना है। तो जो थर्ड वाला है वो काफी नीचे ही रह गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया। इतनी ही हाइट मिली इसको, इसकी मैक्सिमम हाइट सिर्फ इतनी ही है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट बहुत कम था। ये सुनो बेटा, Yes. इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम था, इसका मतलब यह है कि इसका टाइम भी बहुत कम रहा होगा, क्योंकि इसकी हाइट कम है। हाइट कम है का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कम है, और वर्टिकल कंपोनेंट कम है का मतलब टाइम कम है। तो इसका फ्लाइट टाइम बहुत कम रहा होगा, है ना? Yes. हाँ, अब जितनी बातें बच्चों मैंने आपको बताई, उन सभी बातों पे से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला Option B कि is correct. फर्स्ट और सेकंड का फ्लाइट टाइम सेम है और थर्ड का फ्लाइट टाइम इन दोनों से कम है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा?
ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन डी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के सीक्वेंस में देखो हमसे ये क्या पूछ रहा है, देखना, कोशिश करना, ठीक से निकालने की कोशिश करना। इन द अबव प्रॉब्लम द मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है ये पूछ रहा है। अब देखो बच्चों, ये एक सेकंड, फर्स्ट और थर्ड का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है ना? यस क्या आप मुझे ये बताएंगे कि फर्स्ट और सेकंड का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है ना? ये कंफर्म बात? यस फर्स्ट और सेकंड का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तभी तो वो सेम हाइट पे पहुंचे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका ज्यादा है? 2 का सेकंड सेकंड का, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो आगे जाके गिरा। तो स्पीड किसकी ज्यादा रही होगी? 1 की। अच्छा, क्यों 1 की? दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। फर्स्ट और सेकंड का वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल जो उसको मिलने वाली वेलोसिटी है वो सेम मिली। तो अब फर्क कहां करना पड़ेगा हमको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड में किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है? सेकंड का 2 सेकंड का। सेकंड अब दोनों का वर्टिकल सेम है और सेकंड का हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, तो किसकी टोटल स्पीड ज्यादा रही होगी? फिर 1 बोल रहे हो, सेकंड दिमाग कहां गया आपका? फर्स्ट और सेकंड का वर्टिकल सेम है, मान लो फर्स्ट का भी वर्टिकल 5 है, सेकंड का भी वर्टिकल 5 है। अब हॉरिजॉन्टल चेक करो, तो फर्स्ट और सेकंड में किसका हॉरिजॉन्टल ज्यादा? सेकंड का। तो दोनों का वर्टिकल सेम है। अब वर्टिकल सेम होने के बाद जिसका हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा उसकी नेट स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना? यस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, है ना, इतना छोटा सा लॉजिक लगाएं, ये दोनों के लिए वर्टिकल कंपोनेंट सेम, इधर भी 5 इधर भी 5, लेकिन पहले वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 है और दूसरे वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 है, फॉर एग्जाम्पल, या 5 के बजाय 6 कर लो, चलो 6 है। तो टोटल स्पीड जब मैं निकालूंगा, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड जब मैं निकालूंगा, इसका रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड बच्चों अगर मैं निकालूंगा ना, तो अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। सोचो, वेक्टर याद करो, 25 और ये रूट में कितना हो गया? 29। और इसका जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? 25 प्लस 36 कितना होगा? 51 61। तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, पहले वाले की क्या दूसरे वाले की? सेकंड दूसरे वाले दूसरे वाले की। सेकंड वाले अब इसमें तीसरा कहीं जमा ही नहीं है, क्योंकि तीसरे का तो वर्टिकल भी कम है, तीसरे वाले का वर्टिकल भी पहले से कम है, तो उसको तो एकदम निगलेक्ट ही कर दो तुम। कंपैरिजन तो तुमको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में करना था। तो इसने पूछा ना कि मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी, तो आंसर आएगा सेकंड वाले की। सोचें, बिना डेटा के हम ये सॉल्व कर रहे हैं, खाली ग्राफ देखकर, शेप देखकर। समझ रहे हैं? कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो ही हम इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, एक और देखें, इसमें भी थोड़ा चालाकी से काम करना है आपको, कंपैरिजन ठीक से करना है आपको। Two projectiles are fired with the same initial speed u. One of them is having an angle of 42 डिग्री, और जब ये 42 डिग्री से फायर किया गया तो इसका रेंज हमसे पूछा गया R1, बताया गया हमको R1 है। जब 49 डिग्री से फायर किया गया तो इसका रेंज R2 बना। नाउ वी हैव बीन क्वेश्चन टू कंपेयर कि R1 R2 इक्वल है, R1 ग्रेटर है, R2 ग्रेटर है, एंड सो ऑन, सर्टेन रिलेशन ऑफ 0.5 एंड सो ऑन। कैसे करें? तो इसमें बहुत लॉजिकली सोचना है। हमने ये सोचना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 42 49 कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंगल? नहीं है ना? 42 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा?
90 से माइनस करके चेक करो ना भाई, 90 में से 42 माइनस करो, कितना आता है? 58 सॉरी 48 48। 38 इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है 48 है, लेकिन यहां तो 49 दिया, तो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो रेंज तो सेम नहीं होने वाली। कॉम्प्लीमेंट्री रहते एक दूसरे के लिए 42 एंड 48, तो रेंज सेम हो जाती है कि नहीं? तो फिर Yes, अब sir. हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई किसकी रेंज ज्यादा है, R1 ग्रेटर है क्या R2 ग्रेटर है? कैसे पता लगाएंगे? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों। आप मुझे ये बताओ कि हमें मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पर मिलती है? 45 डिग्री 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज होने के लिए एंगल 45 होना पड़ेगा। तो जो एंगल 45 से जितना क्लोज होगा उसकी रेंज ज्यादा होगी। 42 डिग्री। अब 42 और 45 में 3 का फर्क है, जबकि 49 और 45 में 4 डिग्री का फर्क है। तो जो एंगल Option 45 D से is जितना नजदीक होगा, जितना क्लोज अप्रोच होगा 45 से, उसकी रेंज उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहां पर रेंज किसकी ज्यादा होगी? 42 42, यानी कि R1 ज्यादा होगा। R1. बिल्कुल लॉजिकल सॉल्यूशन, एकदम सिंपल, कोई खास बात नहीं। आइए एक और देखते हैं, इसी तरीके का है। इसी वे में हमें इसको लॉजिकली सॉर्ट आउट करना है। A projectile is fired with an initial velocity u at an angle of projection theta. अब ये कह रहा है कि थीटा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब धीरे 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 थीटा को हमने बढ़ाना है। 0 के बाद हमने करना है 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा करते करते 90 पे जाना है। Then the question is about what will happen to range. It will decrease, it will first increase and then decrease, it will first decrease and then increase, and it will only increase. क्या लगता है आपको क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि जब हम 0 से एंगल बढ़ाते जाएंगे और 45 के नजदीक नजदीक पहुंचते जाएंगे तो रेंज बढ़ती जाएगी, और एक बार हम 45 क्रॉस करेंगे और एंगल और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो रेंज दोबारा डिक्रीज होती जाएगी, ये आप जानते हैं। और 90 डिग्री पर तो रेंज 0 होकर के बिल्कुल वहीं गिरेगा ऑब्जेक्ट जहां से थ्रो किया गया था। तो पहले पहले रेंज इंक्रीज हो जाएगी। कब तक इंक्रीज होगी ये भी बताएं मुझे? जब तक एंगल 45 ना हो जाए, और फिर 45 क्रॉस करने के बाद जब हम और एंगल को इंक्रीज करेंगे तो फिर धीरे 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 रेंज डिक्रीज होकर के एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि 90 आने पर रेंज पूरी की पूरी 0 भी हो जाएगी। आ रही है ना बच्चों बात समझ में? Yes. yes ओके, अब देखें एक और देखते हैं इसी तरीके का, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको ले रहा हूं, कंसेप्चुअल। What is the least velocity with which an object can be thrown? Object can be thrown through a distance of 100 मीटर। हमें कम से कम एफर्ट लगाना है, वेलोसिटी कम से कम रखनी है, लेकिन फेंकना है 100 मीटर पर। यानी कि हम हमारे हिसाब से मैक्सिमम फेंकना चाहते हैं, और हम मैक्सिमम कब थ्रो कर सकते हैं? 45 45 हो जाएगा बच्चों। अगर थीटा 45 हो जाता है तो आर मैक्स होगा, और उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई जी, याद करें। सही है ना? Yes. और इस बार हमें सिर्फ मतलब 100 मीटर थ्रो करना है, यू स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन डिवाइडेड बाई जी, जी का वैल्यू है 10। तो पता चला यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, यानी कि u इज इक्वल टू अंडर रूट में 1000, विच सिंपली मीन्स u इज इक्वल टू 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? yes Yes. नाउ द मैथमेटिकल इवैल्यूएशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैथ्स में आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात आपको ये समझनी है कि आपने ये गेस करना है कि हमको 45 पे ही फेंकना है। समझे ना बेटा? ओके, yes लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब यहां थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया है, देखें।
A projectile is fired with 20 meter per second at an angle of projection of 60 degree with horizontal. At what time it is moving at 45 degree with the horizontal while moving downwards? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत गौर करेंगे इसमें। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या तरीके मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन की स्ट्रेटजीज आपके सामने आएंगी, तो बहुत अच्छे से फोकस करना। ऐसा बेटा ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फायर होकर के ऐसे गिरने वाला है यहां तक। लेट्स से दिस इज इट्स पैराबोलिक पाथ इट इज सपोज्ड टू फॉलो। जब हमने इसको थ्रो किया था ना, तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और करस्पॉन्डिंग एंगल था 60 डिग्री। ये सिचुएशन है इसकी। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इसके कंपोनेंट्स बता दें आप। इधर एक कंपोनेंट और इधर एक कंपोनेंट, थोड़ा दिमाग चलाएं, क्या क्या कंपोनेंट आएंगे। 20 अगर मैं cos गलत 60 नहीं हूं तो degree. इधर 10, इधर 10 हो जाएगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इधर आ जाएगा 10√3। चेक करें, ठीक है। 20 cos 60, cos 60 इज हाफ, 20 इंटू हाफ 10 हो गया। यहां पे बना कंपोनेंट 20 sin 60, sin 60 इज √3/2, 20 इंटू √3/2, 2 कटा 20 से 10, 10√3। करेक्ट हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग चलाना है आपने। देखो ये कह रहा है कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे डाउनवर्ड पोजीशन ऑफ मोशन में, जब हम डाउनवर्ड चल रहे थे, तब हो सकता है कि उस वक्त कोई v वेलोसिटी से हम चल रहे हों, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ जब हमने एंगल देखा तो कितना निकला? 45 degree. 45 डिग्री। अब स्पीड तो बदल गई होगी, यहां तो 20 स्पीड नहीं रहेगी, धीरे 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 चेंज होता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट बदलता है ना। अब बच्चों इसमें तुमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? बता सकते हैं? यस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? एनीवन? 10. हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये 10 आएगा बेटा। कैसे 10 आएगा? याद करें, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, सही है ना? पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जरा भी बदलाव नहीं आता है। कौन चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ? Vertical. वर्टिकल वेलोसिटी। और ये धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और जब हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और उसके बाद नीचे आने के प्रोसेस में वो नीचे की तरफ डेवलप होती है। अब बच्चों यहां कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी आई होगी, क्योंकि हम नीचे उतर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट पर तो नहीं है हम नीचे उतर रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम हाइट पर होते तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाती। अब हम मैक्सिमम हाइट पर तो नहीं है, हम नीचे उतर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नीचे की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी आई होगी। अब वेक्टर्स में आपको एक कंसेप्ट याद करना चाहिए। मैं कंसेप्ट आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखें। सोचें बच्चों कि हमारे पास एक वेक्टर है यहां पे, फॉर एग्जाम्पल, जिसका मैग्नीट्यूड है 10√2। ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर हम इस वेक्टर के बच्चों 2 कंपोनेंट बनाएं सच दैट कि द एंगल वी एक्सपेक्ट इज 45 डिग्री, तो आप मुझे बताएं क्या क्या कंपोनेंट लिखूं मैं? यहां क्या लिखूं? 10√2 cos 45 degree. cos 45, और यहां वाला कंपोनेंट क्या लिखूं? 10 10 √2 5 degree. sin 45 डिग्री। अच्छा, cos 45 क्या होता है बेटा? 1/√2. 1/√2। तो क्या ये √2 और √2 कट गया और यहां आंसर आया 10? Yes.
अच्छा, साइन 45 क्या होता है बच्चों? 1/5. तो क्या ये भी √2 और कट गया, यहाँ पे आंसर आया 10। Yes. तो आपने क्या नोटिस किया, जब हम किसी vertical. वेक्टर को 45 डिग्री के बेसिस पर दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो दोनों कंपोनेंट कैसे आते हैं? Same. Equal. अब ये प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना चाहिए। ये वेक्टर्स पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया भी था, फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे ये चीजें आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो whenever a vector is splitted is resolved for 45 degree, both the components will always be same. जब भी किसी वेक्टर को 45 डिग्री पर रिजॉल्व किया जाएगा तो दोनों कंपोनेंट हमेशा सेम निकलेंगे। तो बच्चों यहां ये हमारा मेन वेक्टर जो है ना, ये v है, मेन वेक्टर ये है v। एंगल 45 बन रहा है। अगर ये वेक्टर 10 है, जो हम साबित कर चुके हैं, 10 क्यों है ये? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता. नहीं होता है। अगर 45 डिग्री का कंसिडरेशन है तो डेफिनेटली ये वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना रहा होगा? 10. 10 रहा होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। अब हमसे ये नहीं पूछा इसने कि कंपोनेंट कितने हैं एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये नहीं पूछा हमसे इसने। हमसे ये पूछा कि ऐसा करने के लिए टाइम कब कितना लगेगा, जब ये 45 डिग्री पे चल रहा होगा तो टाइम कितना होगा, ये पूछा। इसके लिए बेटा मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा, v y u y plus a y into t. v is equal to u plus at, but the equation is written completely in the y axis. तो ये फाइनल पोजीशन है हमारी, ये इनिशियल पोजीशन है। हमने यहां से शुरू किया तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, और यहां हम इस वक्त इतने टाइम के रेफरेंस में जब हम कंसीडरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है। हालांकि ये आगे और जाएगा, बट उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, कैलकुलेशन हमारा यहां तक का है। तो आप सोचें फाइनल वेलोसिटी मैं क्या लिखूं, सोच समझ के बताएं। Final minus initial. फाइनल वेलोसिटी का क्या वैल्यू लिखूं मैं इक्वेशन में, फाइनल वैल्यू क्या लिखूं? 10. गलत, -10। डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। Yes. फिर आप बोले इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या लिखूं? 10. गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 20. 20, वो तो रॉन्ग का भी रॉन्ग है। 0. 10√3, मतलब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुमको काइनेमेटिकल इक्वेशन y एक्सिस में लिखनी है। समझ ही नहीं पा रहे तुम इस बात को, ऐसा लग रहा है मुझे। काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सी एक्सिस पर लिखी जाएगी, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर? Y. x एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है काइनेमेटिकल इक्वेशन में, क्योंकि x एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैं कितनी बार बताऊं आपको ये बात, इट इज ऑन रिकॉर्ड, आप देख ले मैं कितनी बार आपको ये बात बोल चुका हूं। तो सबको समझ आया ये 10√3 मैंने क्यों लिखा? Yes, sir. चलिए आगे बढ़े, ए वाई बताएं क्या लिखें? -10. बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, -10 एंड देन करस्पॉन्डिंग टाइम t, दैट्स इट। अब कुछ हल्का फुल्का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ये 0, यहाँ का 0 और ये 10 का एक 0 काट दें, इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। इट विल अपीयर -1 इज इक्वल टू √3 माइनस t, t को दूसरी तरफ कर दें, t इज इक्वल टू √3 माइनस 1, t इज इक्वल टू √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। ठीक हो गई बात? Therefore, time will be equal to 0.732 सेकेंड। ये हो गया टाइम। इतने टाइम पे हम ये पाएंगे कि ये प्रोजेक्टाइल जो कि 60 डिग्री से फायर हुआ था, उड़ते उड़ते एक ऐसी पोजीशन में आ गया जब वो नीचे की तरफ जा रहा है और हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल 45 डिग्री होगा। ये एंगल हमेशा बदलेगा बेटा, ये हमेशा 60 का 60 नहीं रहता है। यहां जब हम पहुंचते हैं ना, तब तो एंगल चला ही जाता है, यहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बाकी बचती है। याद करें, सारे एनिमेशंस में आपको दिखा चुका हूं। यू कैन गो फॉर लेक्चर नंबर 1 टू हैव दिस डिस्कशन, लिसन दिस वंस अगेन, और एक बार सुन सकते हैं आप उसको जाके। लेक्चर नंबर 1 इस प्रोजेक्टाइल मोशन को और एक बार देख लें आप, पूरे एनिमेशंस के साथ मैंने आपको ये चीजें बताई हैं।
क्लियर हो गया? यस सर। ओके वेल, इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम कमिंग क्लास में करेंगे, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी हमारे 4 लेक्चर्स हो गए हैं, चारों लेक्चर्स को आप रिवाइज करें, फिर एक बार देखें, ठीक? ओके, किसी को कुछ डाउट है? No. +1, हाँ एक मिस्टेक की मैंने शायद, एक सेकेंड, हाँ यहाँ कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक की। ये -1 है ना, -1 है, सो दिस t I am taking on the other side, ये -1 इधर आएगा, so this will become +1, this will be +1, this will be +1, and make a correction, this will become 2.732, कैलकुलेशन एरर, ठीक? बट कंसेप्ट क्लियर हुए इसमें? देखिए कितनी सारी बातें लगी, ये 45 डिग्री को समझना, 10 का 10 होना समझना, 45 डिग्री पर दोनों कंपोनेंट्स का इक्वल होना, इस बात को समझना, फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन को आपने लगाना है, वो भी y एक्सिस में लगाना है, x एक्सिस का कोई रोल उसमें नहीं आएगा, एंड देन सर्टेन कैलकुलेशन वी हैव टू कंटिन्यू। वेल, अगली क्लास में इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।